आज की कहानी नेपाल की एक ऐसी घटना की है जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया था। जगह जगह धरने, प्रदर्शन, आगाजनी और लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि लोग ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से अपराधियों को पब्लिक के हवाले कर दिया जाए और इंसाफ हाथों हाथ हो जाए। पुलिस को अपराधियों को बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और पब्लिक से बचा बचा कर वो उनको कोर्ट लेकर जाते हैं और कोर्ट से बड़ी मुश्किल से उसको फिर जेल के अंदर लेकर जाते हैं। कोई भी इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो वहाँ पर उसको नए-नए पड़ोसी और नए-नए किराएदार या नए-नए ऑफ़िस के कलीग सब उसको नए मिलते हैं और कुछ ही दिनों में सब एक-दूसरे के साथ इतने घुल-मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं और आपस में प्यार-मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच में हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर की बातें सबको बतानी शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि हम एक-दूसरे से शेयर कर सकते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। और अगर हमने अपने घर की बातें किसी दूसरे को बता दी, तो हो सकता है सामने वाला क्राइम माइंडेड हो या वो क्राइम करने के लिए जा रहा हो या वो किसी तरीके से परेशान हो और वो हमारे साथ क्या सलूक कर सकता है, क्योंकि किसी का भी बैकग्राउंड शहर में एक-दूसरे को नहीं पता होता। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। दार्जिलिंग में एक व्यक्ति रहते थे, जो साइंस के टीचर थे और काफ़ी मालदार थे, पैसे वाले थे। नाम था इनका वीरेंद्र प्रधान। और किसी वजह से दार्जिलिंग से अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इंडिया से सीधे नेपाल पहुंचते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और वहां पर जाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब घर वहां पर काफ़ी बड़ा आ जाता है क्योंकि इंडिया की और नेपाल की करेंसी में काफ़ी फ़र्क है। और वहीं एक स्कूल के अंदर ये साइंस पढ़ाने लगते हैं। अब क्योंकि इनका घर काफ़ी बड़ा था, अपने घर को एक किराए पे चढ़ाने के लिए वहाँ पर एक बोर्ड लगाते हैं और उस बोर्ड को देखकर एक राधा नाम की महिला अपने पति और अपनी बेटी ख्वाति श्रीवास्तव के साथ वहाँ पर आती है और वो उनका मकान किराए के लिए अपना मांगती है। अब वीरेंद्र प्रधान खुशी-खुशी, क्योंकि छोटी फैमिली थी, अपना मकान उनको किराए पर दे देते हैं। अब सब लोग साथ में रहने लगते हैं। करीब 3 साल तक दोनों परिवार साथ रहते हैं। इसी बीच वीरेंद्र प्रधान को कुछ नुकसान होता है और उनको वो घर बेचना पड़ जाता है। अब जब वीरेंद्र प्रधान घर बेचते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो किराएदार थे उनको भी वो मकान खाली करना ही पड़ेगा और वो भी मकान खाली करके उसी जगह पर दूसरी जगह किराया पर कोई दूसरा मकान लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। और वीरेंद्र प्रधान भी दूसरी जगह पर रहने लगता है, लेकिन बीच-बीच में दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती थी और कभी-कभी एक-दूसरे से मिल लिया करते थे। 5 जून 2009 को ख्याति श्रीवास्तव के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें बताया गया था कि एक मैगज़ीन है, वुमन मैगज़ीन, उसमें आपका 20,000 का लकी ड्रॉ निकला है और पोखरा आने-जाने का टिकट। ये पोखरा वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब ये देखकर वो खुश हो जाती है और अपनी माँ राधा के पास जाती है और उनको बताती है कि मेरे पास ये वुमन मैगज़ीन में कोई लकी ड्रॉ निकला है। माता-पिता भी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है। अब मैसेज में ये भी बताया गया था कि काठमांडू में एक जगह है, पुताली सड़क, आप वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से आपको एक हमारा आदमी रिसीव करेगा और वो आपको ये सारे आप जो भी आपका इनाम है आपको हाथों हाथ दे दिया जाएगा। अब खैर माता-पिता को कुछ काम था, तो उनके पास एक लड़का काम करता था जिसका नाम था राम। अब राधा जो है राम से ये बात बताती है और वो कहती है कि तुम ख्याति श्रीवास्तव को पुताली सड़क पर ले जाओ और वहाँ पर इसको छोड़ के आ जाना। अब राम और ख्याति वहाँ पर जाते हैं और पुताली सड़क पर राम उसको छोड़ता है और वहाँ से वापस आ जाता है। वहीं पर उसको एक दूसरी लड़की मिलती है जिसका नाम था साकिया, मैरीना साकिया, और वो उसको बताती है कि मैं जो ये व्यूमन मैगज़ीन है, मैं उसी के यहाँ से हूँ और मैं आपको रिसीव करने के लिए आई हूँ। अब खैर ख्याति का ये काम हो चुका था और वो उसके साथ दूसरी जगह चली जाती है। अब वो जिस ऑफ़िस के अंदर जाती है, वहाँ पर एक इंसान को देखकर वो चौंक जाती है। वहाँ पर वही इंसान था जिसका नाम था वीरेंद्र प्रधान, और वो हेलो हाय करती है क्योंकि वो उसको अंकल कहा करती थी और वो उससे पता करता है तुम यहाँ कैसे आई हो? तो वो बताती है कि एक मेरा कोई इनाम निकला है वुमन मैगज़ीन में और मैं उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो कहता है ठीक है, अगर तुम यहाँ आई हो तो एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, और वो एक कोल्ड ड्रिंक मँगाता है और ख्याति श्रीवास्तव को पेश कर देता है, ऑफ़र कर देता है। अब ख्याति श्रीवास्तव उस कोल्ड ड्रिंक को पी जाती है, बिना ये जाने कि उसके अंदर नशे की दवा मिली हुई थी, और उसके बाद ख्याति का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है
और वो फ़ोन नहीं रखता। घर वाले परेशान होने लगते हैं कि ख्याति अभी तक वापस नहीं आई। वो राम से पता करते तो राम उनको बताता है कि मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद मुझे नहीं पता। अब 5 जून 2009 को ही शाम को राधा, जो उसकी माता थी, उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि आपकी बेटी का किडनैप कर लिया गया है और अगर आपको ज़िंदा और ठीक-ठाक चाहिए तो 10 लाख का इंतज़ाम रखें। पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं, ये हम आपको दूसरे मैसेज में बताएँगे। ये देखते रही, मैसेज को पढ़ते ही राधा और उसके पति के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और एक तरीके से वो काँपने लगते हैं। उनकी एक इकलौती औलाद थी, जिसको पढ़ाने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे थे और किसी ने उसी का किडनैप कर लिया था और उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की, तो हम तुम्हारी बेटी की हत्या कर देंगे। अब दोनों पति-पत्नी मशवरा करते हैं क्या करना चाहिए और जो निष्कर्ष निकलता है वो ये था कि पुलिस को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो दूसरे मैसेज का इंतज़ार करने लगते हैं और पैसों का इंतज़ाम करते हैं। सुबह को उनके पास दूसरा मैसेज आता है 6 जून 2009 को और उनको बताया जाता है कि अगर पैसे का इंतज़ाम कर लिया गया है, तो अब आप, एक जगह है वहाँ पर बुटवाल, आप बुटवाल पहुँचे और पैसे लेकर राधा खुद आएँगी, उनके पति ना आए। इस चीज़ का उसमें इंटरेक्शन था। अब एक महिला अकेली कैसे जाएगी? तो वो उसी, जो उनका नौकर था राम, उसी को वो साथ में लेती हैं और दोनों इस फुटबॉल जगह पर पहुँचती हैं। जैसे ही ये फुटबॉल पर पहुँचती हैं, एक दूसरा मैसेज आता है कि आप वहाँ से चितवन पहुँचे। अब ये दोनों आनन-फानन में चितवन पहुँचते हैं और चितवन पहुँचने के बाद एक तीसरा मैसेज आता है कि आप सुनावली पहुँचे। अब ये सुनावली जाते हैं और सुनावली जाकर फिर एक मैसेज आता है कि आप इंडिया दार्जिलिंग पहुँचे। अब ये नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके दार्जिलिंग पहुँचते हैं। उसके बाद मैसेज आता है कि आप काकरभिट्टा आ जाएँ। अब दोनों काकरभिट्टा पहुँचते हैं। वहाँ पर इनको एक होटल का एड्रेस दिया जाता है और उस होटल में राधा और उनके साथ जो इंसान था राम, दोनों पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर एक इंसान को देखकर वो चौंक जाती हैं। वहाँ पर उनको दिखाई देता है जो उनका पुराना मकान मालिक था, जिसका नाम वीरेंद्र प्रधान था, वो बैठा हुआ था। अब क्योंकि खुद परेशान थी, उससे कुछ बात नहीं कर पाती, लेकिन दोनों की आँखों से आँखें मिलती हैं और राधा अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद थी और वो आगे बढ़ जाती है। और फिर एक मैसेज आता है कि जो भी पैसों का बैग है वो राम को दिया जाए और राम को थोड़ा आगे भेजा जाए। राधा वो फ़ौरन बैग राम को देती हैं और उसके बाद वो बैग उसको दे दिया जाता है। उसके बाद मैसेज आता है कि अब आप वापस अपने घर चले जाएँ और आपकी बेटी सही सलामत आपके घर पहुँच जाएगी। अब राधा को ये लगता है कि सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है, पैसे उसके उसके पास पहुँच ही चुके हैं और ना ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, हमारी बेटी ठीक-ठाक घर पर आ ही जाएगी। लेकिन अब धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने लगता है, लेकिन उनकी बेटी घर पर नहीं आती। अब दोनों पति-पत्नी परेशान होने लगते हैं कि हमने पैसे भी दे दिए हैं, पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं करा है और बेटी अभी तक वापस नहीं आई है। अब उनके सब्र का बाँध टूटता है और वो पुलिस स्टेशन पहुँचकर सारी बात साफ-साफ पुलिस को बता देते हैं। अब पुलिस को लगता है कि ठीक है, पहली बात तो आपको हमारे पास पहले आना चाहिए था पैसे देने से। लेकिन चलो, अगर आप अभी भी आए हो, तो आप बताइए किसी से आपका कोई ऐसी दुश्मनी है या कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा है, तो बताते हैं कि हम यहाँ पर अभी आए हैं और हम यहाँ ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारी उनसे पता करते हैं कि कोई ऐसी अजीब चीज़ हो, जो तुम्हारे साथ हुई है या कोई ऐसी उसकी बात हो, उसके मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, तो बताती हैं कि उस वक़्त तो मैंने इतना ध्यान नहीं करा, लेकिन मैंने वहाँ पर अपने पुराने मकान मालिक को देखा था, जिसका नाम वीरेंद्र प्रधान है। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है उसका कुछ वहाँ पर काम हो, क्योंकि कहीं आने-जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी तो है नहीं। लेकिन फिर भी वो वीरेंद्र प्रधान का फ़ोन मिलाते हैं और इत्तेफ़ाक से वीरेंद्र का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ होता है। अब ये देखने के बाद में पुलिस के थोड़े कान खड़े होते हैं और उसके बाद वीरेंद्र का जो पता था, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो वीरेंद्र वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा शक बढ़ता चला जाता है और इधर ये उसका पता कर ही रहे थे कि जो दूसरे पुलिस स्टेशन थे, उनमें अलग-अलग जगह से अलग-अलग तरह के फ़ोन आते हैं और एक लाश के टुकड़े मिलने शुरू होते हैं। कहीं पर कोई हाथ मिल जाता, कहीं पर सिर मिल जाता, कहीं पर पैर मिलते, कहीं पर टाँग मिलती। इस तरीके से अलग-अलग थानों के इलाकों में लाश के अलग-अलग टुकड़े मिलते रहते हैं। अब सारी जो भी पुलिस स्टेशन थे, सब पुलिस स्टेशन वाले उस बॉडी को एक ही जगह इकट्ठी करते हैं और उसको अस्पताल के अंदर भिजवा देते हैं फ्रीज़र में रखने के लिए। जो उसका सर मिलता है वो सबसे लास्ट में मिलता है और जैसे ही सर मिलता है, क्योंकि करीब 15 दिन गुज़र चुके थे, वो बहुत सड़ गया था और बहुत गल गया था।
यहाँ पर जो राधा थी, उनको ये बताया जाता है कि एक लड़की की एक लाश मिली है टुकड़ों में, एक बार आप उसको देख लें। अब वो वहाँ पर जाती है और जाने के बाद देखती है कि वो उसकी बेटी ही थी। बड़ी मुश्किल से वो पहचानती है, लेकिन पहचान लेती हैं और उसके बाद वो फूट-फूट कर रोने लगती हैं कि जिसने भी मेरी बेटी का अपहरण किया था, किडनैपिंग की थी, उसको हमने पैसे भी दे दिए और उसके बाद भी उसने हमारी बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद अब पुलिस के पास जो एक डर था कि वो उसकी हत्या ना कर दे, क्योंकि हत्या तो हो ही चुकी थी। अब पुलिस पूरी ताकत के साथ वीरेंद्र प्रधान की सर्चिंग शुरू कर देती है और कुछ ही देर में उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और पहले वो हर चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन इस बात का सही जवाब नहीं दे पाता कि वो उस होटल में क्या कर रहा था या कोई ऐसा काम नहीं बता पाता जो वो काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। और खैर वो पुलिस की सख्ती के सामने टूटता है और जो फिर कहानी सामने निकल कर आती है वो ये थी कि अब ये क्योंकि इंडिया के दार्जिलिंग में ये रहता था और उसके पास जो प्रॉपर्टी बेची तो उसका काफ़ी पैसा था और वो नेपाल में जाकर एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदता है और एक स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर देता है। इसी बीच उसकी जो सोहबत थी, जो उसका उठना-बैठना गलत लोगों के साथ हो जाता है। वो किसी जुए खाने में जाते थे, कसिनो में, और वहाँ पर जुआ खेलते थे और इसकी लत वीरेंद्र प्रधान को भी लग जाती है और धीरे-धीरे वो जुए में हारता चला जाता है। जो उसका मकान था, वो भी वो जुए में हार जाता है। इसीलिए वो फिर उसको खाली करता है, खुद किराए पे रहने लगता है और फिर जो उसकी नौकरी है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी में लापरवाही करनी शुरू कर देता है और धीरे-धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है। लेकिन जो उसके रहने का स्टाइल था, वो वही शान-ओ-शौकत से रहना चाहता था जिस तरीके से वो पहले रहता था। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो कि जुए का एक इतना बुरा नशा है कि आदमी इसको चाहकर भी नहीं छोड़ पाता और यही प्रॉब्लम होती है वीरेंद्र प्रधान को। अब उसके दिमाग में ये चीज़ आने लगती है कि सब कुछ ठीक कैसे हो, और अब क्योंकि ये लोग उसके यहाँ किराए पर रहते थे और इन्होंने बातों-बातों में उसको बताया था कि हमारी जो भी ज़िंदगी है, वो ये बेटी ही है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ाना है, लिखाना है और हमें इसको विदेश भेजना है। अब यहाँ पर वीरेंद्र प्रधान कहता है कि विदेश भेजने के लिए तो काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो बताते हैं कि पैसों की कोई ऐसी फ़िक्र है नहीं। हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है और जो भी है हमारी बेटी है। हम इसको विदेश ज़रूर भेजेंगे और अच्छे से अच्छी जो यूनिवर्सिटी है उन उसके अंदर इसको अपनी बेटी को पढ़ाएँगे। इससे वीरेंद्र को ये लगता है कि इनके पास काफ़ी पैसा है और उसके बाद वो प्लान बनाने शुरू करता है। उसको लगता है कि उनके घर कोई चोरी करी जाए या डाका डाला जाए। अलग-अलग तरीके से वो प्लान बनाता और फिर उनको खुद ही ड्रॉप कर देता और फिर उसको लगता है क्यों ना उस लड़की को किडनैप कर लिया जाए। अब यहाँ पर ये अपने स्वार्थ में इस प्लान के अंदर एक लड़की को शामिल कर लेता है जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी और जिसका नाम था मैरीना साकिया। उसका काम सिर्फ इतना था कि वो उसको मैसेज करेगी और जहाँ पर ये राम उसको छोड़कर जाएगा ख्याति को, वहाँ से उसको रिसीव करके इस ऑफिस तक लेके आना है। और उस साकिया को ये भी नहीं पता था कि उसकी हत्या कर देगा। उसको लग रहा था कि कोई छोटी-मोटी बात होगी और वो वहाँ से उसको रिसीव करती है और वो उसके पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि वो उसको जानता था, एक-दूसरे को जानते ही थे, वो उसको अंकल बुलाया करती थी। वो उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक में उसको नशा होता है और नशे के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसका गला घोंट के उसकी हत्या करता है और फिर धारदार हथियारों से उसके टुकड़े करता है। उसके जो टाँगें हैं, उनके 2 टुकड़े करता है, हाथ के टुकड़े करता है, सर को बॉडी से अलग करता है। और फिर उनको अलग-अलग पैकेटों में रखता है और फिर उनको अलग-अलग फेंक के आता है, दूर-दूर। अगर पूरब की तरफ फेंक रहा है कुछ हिस्सा, तो कुछ हिस्सा दक्षिण की तरफ फेंक रहा है। इस तरीके से अलग-अलग दूर वो फेंक के आता है। उसको फेंकने का मकसद सिर्फ़ ये था कि पुलिस इन टुकड़ों को इकट्ठा करने में ही कई दिन लग जाएँगे और जब तक मुझे फिरौती के पैसे मिल जाएँगे और मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा। तो ये उसकी पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में वो कामयाब भी होता है। जिस वक़्त उसने पहला मैसेज राधा को किया था, उस वक़्त उसकी बच्ची की मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी को वो फेंक चुका था। मतलब एक जो इंसान मर चुका है, उसकी फिरौती के लिए उसने वो मैसेज किया था। क्योंकि जो भी किडनैपिंग करता है, उसको ये परेशानी रहती है कि वो उसको कहाँ पर रखेगा। तो शायद उस परेशानी से बचने के लिए ही उसने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद फिर वो आराम से बाहर घूम रहा है। जगह-जगह उनको बुला रहा है, कभी बुटवाल, कभी चितवन, सुनावली, दार्जिलिंग, काकरभिट्टा, और इस तरीके से उस महिला को परेशान करता रहा, उसको इतनी कन्फ्यूज़ कर दी, उसको इतनी थका दी उसने कि जो उसका दिमाग काम ही ना करे और वो 10 लाख रुपए चुपचाप देकर उसको वहाँ से चली जाती है। अब सारी कहानी सामने आने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन ये बात एक आग की तरह पूरे नेपाल में फैल जाती है और जगह-जगह धरने प्रदर्शन हो जाते हैं और बहुत अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है। अब अपराधियों को पुलिस को बचाना मुश्किल हो जाता है
और जैसे कैसे करके पुलिस उनको कोर्ट लेकर जाती है और फिर उनको वहाँ से जेल लेकर जाती है। कोर्ट यहाँ पर जो, क्योंकि एक शिक्षक था और एक जो शिक्षक है जिसका काम है समाज को सही रास्ते पर लेकर आना, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन कराना, उसने एक छात्रा की इस्तेमाल किया दूसरी छात्रा को फंसाने के लिए। और उसके लिए इसको जो कोर्ट की तरफ से सज़ा होती है 39 साल की सज़ा होती है वीरेंद्र प्रधान को। और जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम था मोरिना साकिया, कोर्ट को वो काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ बताती है कि मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये इनकी हत्या कर देंगे, और ना ही मुझे ऐसा पता था कि इनके दिमाग में कोई किडनैपिंग का कोई ऐसी प्लान है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से बख्श दिया जाए। लेकिन कोर्ट किसी भी तरीके का उस पर दया नहीं करती और उसको 20 साल की सज़ा सुनाती है। वीरेंद्र प्रधान को 39 साल की सज़ा और जो मोरिना साकिया थी इसको 20 साल की सज़ा। और जब कहीं जाकर जो नेपाल की जनता है उसका गुस्सा शांत होता है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि जो अपनी छोटी से छोटी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हो लेकिन सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पर अगर ये ख्याति के माता-पिता ये सारी बातें इस वीरेंद्र प्रधान को नहीं बताते, तो उसको कभी ये पता ही नहीं चलता कि इनके पास पैसा है और ना ही वो अपराध के लिए इस घर को चुनता। और यहाँ पर जो इस क्राइम की शुरुआत होती है वो इसी चीज़ से होती है कि जो उनका बड़बोलापन था या उन्होंने उसको अपना समझा और भोलेपन में उन्होंने सारी बातें उसको बता दी, और जिसकी वजह से उनकी इकलौती औलाद की हत्या कर दी गई, और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से कि उसके टुकड़े अलग-अलग जगह से पुलिस को मिले थे, वो भी सड़े गले। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।